दोस्तों नमस्कार। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड टर्मिनोलॉजी के बारे में। दोस्तों नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से जो भी बिल्डिंग भारत के अंदर बनेंगे, हमारे देश के अंदर जो भी बिल्डिंग बनते हैं बिजनेस पर्पस से या फिर रहने के लिए पर्पस से, जो भी बिल्डिंगें बनते हैं उसका एक नियम कानून बना है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नेशनल बिल्डिंग कोड टर्मिनोलॉजी के बारे में। मतलब नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से जो भवन बनेगा उसमें क्या क्या टर्म कंडीशन लागू होगा। दोस्तों तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले कौन सा नियम लागू होता है, जैसे असिस्टेंट इवैल्यूएशन। असिस्टेड इवैल्यूएशन का मतलब है कोई भी नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से भवन बनेगा, इमरजेंसी के दौरान भवन को खाली करने के लिए, ताकि कोई भी इमरजेंसी में भवन के अंदर फंस न जाए, उसको सुरक्षा देने के लिए उपाय और असिस्ट करने के लिए, सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए गाइडलाइन लागू होता है। उसको हम बोलते हैं असिस्ट इवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों एट्रिम क्या होता है? जैसे भवन अलग अलग प्रकार के बनते हैं तो उसमें भवन के अंदर अलग अलग भागों का नाम होता है। इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक नाम है एट्रिम। आप सोच रहे होंगे कि एट्रिम किसको बोलते हैं, तो सुन लीजिए। भवन के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो कई मंजिलों को बीच में स्पेस होता है, कई मंजिलों के बीच में स्पेस होता है, जिसमें 2 मंजिल या 2 मंजिल से अधिक क्षेत्र जिसके ऊपर छत हो, जैसे शॉपिंग मॉल के बीच में स्पेस। दोस्तों आप कभी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, मॉल होता है, आप मेन गेट से कभी मॉल के अंदर गए होंगे तो देखेंगे बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, उसमें ठंडा रहता है, एसी चलता रहता है, बीच में देखेंगे गेम वगैरह लोग खेलते रहते हैं, और चारों तरफ से शॉप होता है, दुकानें होती है, लेकिन बीच में जो बड़ा सा हॉल जैसा होता है उस एरिया को एट्रिम कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खुला हुआ है और 2 फ्लोर से ज़्यादा जो होता है। चाहे मॉल हो, चाहे कोई होटल हो या कहीं हॉस्पिटल हो, जो उस टाइप की बीच में स्पेस बनता है, जहाँ पे रिसेप्शन टाइप का बहुत बड़ा स्पेस बनता है, जहाँ पे लोग पब्लिक बैठते हैं, और चारों तरफ सर्विसेज के लिए बिल्डिंग बनाई जाती है, चाहे रूम सर्विसेज के लिए या फिर कोई दुकानें हों, जैसे आपका मॉल के अंदर जो बीच वाला स्पेस होता है लेकिन उसके ऊपर छत होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं एट्रिम। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, स्वचालित आग का पता लगाने और अलार्म सिस्टम। कोई भी भवन जब बनता है नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से तो उसके अंदर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम लगता है। भवन के अंदर आग लगने पर तुरंत धुआं, गर्मी को ऑटोमेटिक आग का पता लगाना और अलार्म बजाकर सूचित करना, और इमरजेंसी की स्थिति में किसी भी व्यक्ति द्वारा मैनुअल कॉल पॉइंट द्वारा अलार्म को ऑपरेट करना। इसमें पीए सिस्टम और 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम लागू है। दोस्तों नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से जो भी बिल्डिंग बनता है उसके अंदर ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम भी लगता है। जो कंट्रोल रूम में जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, मतलब जो फायरमैन वगैरह जो इमरजेंसी के लिए तुरंत रिस्पांस करेगा भवन के अंदर, तो उसको कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या आग लग गया? तो वहाँ उस बिल्डिंग के अंदर ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम लगा होता है, और कहीं भी बिल्डिंग के अंदर उसके जो डिटेक्टर लगे होते हैं हर बिल्डिंग के कोने कोने में, और मेन फायर अलार्म पैनल से कनेक्ट होता है। तो बिल्डिंग के अंदर कहीं पे भी किसी भी लोकेशन पे कोई आग लगने जैसा घटना होता है जिसमें से धुआं निकलती है, उसको सेंस करता है, या फिर आग लगने के कारण उचित तापमान बढ़ जाता है, उसको सेंस करता है और फायर अलार्म बजता है, जिससे बिल्डिंग के रहने वाले लोगों को पता चल जाता है कि अभी कोई इमरजेंसी हुई है। इमरजेंसी के दौरान 2 वे कम्युनिकेशन के लिए कंट्रोल रूम से और जहां पे आग बुझा रहा है उस व्यक्ति से बात करने के लिए बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्म के साथ ही
टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम का भी डिजाइन होता है। जैसे मैनुअल कॉल पॉइंट होता है कि इमरजेंसी के दौरान एमसीपी को दबा करके हम अलार्म एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑटो कॉल पॉइंट मतलब जैसे फायर अलार्म डिटेक्टर हो गया, उसी पॉइंट पे मैनुअल कॉल पॉइंट के पास देखेंगे एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको टॉक बैक सिस्टम बोलते हैं, वो भी कंट्रोल रूम से जुड़ा होना चाहिए दोस्तों। और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, जैसे इमरजेंसी के दौरान आपको पब्लिक को सूचित भी तो करना है कि आप बिल्डिंग से, अभी भवन के अंदर इमरजेंसी हुई है, आप बिल्डिंग से सेफ एरिया में सीढ़ियों के द्वारा चले जाइए। उनको गाइडलाइन देने के लिए उसको बोलते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। ये सिस्टम लगा होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। बिल्डिंग, अब मैटर है कि बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग के बारे में हम बात करेंगे। एक ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी भी उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी भी उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, चाहे उसमें इंसान रहता हो या ना रहता हो। जिस भवन में फाउंडेशन, दीवारें, फ्लोर, छत, चिमनी, बिल्डिंग, सर्विस प्लेटफार्म, बरामदा, बालकनी और कोई इमारत के भाग हो, कुछ स्थायी जैसे तंबू, तिरपाल जैसा कोई टेम्परेरी को छोड़कर। मतलब दोस्तों ओवरऑल कोई भी बिल्डिंग जो परमानेंट स्ट्रक्चर जो बनता है, जिसके चाहे किसी भी पर्पस से बने, उसके अंदर चाहे इंसान रहता हो या ना रहता हो, चाहे वो किसी स्टोर के लिए बनता हो, चाहे कोई फैक्ट्री के लिए पर्पस से बनता हो, वह एक बिल्डिंग है। एक स्ट्रक्चर जहाँ पे बनता है वो बिल्डिंग है। हाँ, टेम्परेरी टेंट वगैरह जहाँ शादी विवाह के लिए मंडप वगैरह बनता है, उसको बिल्डिंग में नहीं माना जाता। बाकी जो भी परमानेंट सिस्टम बनता है उसको हम बिल्डिंग कहते हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रहे। बिल्डिंग हाइट, आप बिल्डिंग की ऊंचाई दोस्तों, अब हम बिल्डिंग की ऊंचाई कहाँ पर मानेंगे? हम बिल्डिंग की वर्टिकल दूरी जमीन के स्तर से भवन के छत तक तय किया गया अंतिम रहने योग्य फ्लोर, जिसका छत पक्का हो तथा ढलान वाले छत की वह बिंदु जो बाहर दीवार से लगा हो। दोस्तों जो बिल्डिंग के जो लास्ट आरसीसी वाला जो छत होता है, वहाँ तक ज़मीनी स्तर से बिल्डिंग के लास्ट जो आरसीसी वाला छत होता है, उसको लेवल को हाइट में हम नापेंगे कि ज़मीनी लेवल से जो लास्ट फ्लोर वाला है उसकी दूरी, डिस्टेंस कितनी है, वो बिल्डिंग की हाइट मानी जाएगी। कई बिल्डिंगों में दोस्तों ऊपर से ऐसे स्लोप होता है, वहाँ पे एकदम बिल्कुल टॉप से हाइट नहीं मानी जाएगी। जहाँ नीचे से दीवार गया और जो स्लोप आया है, अब स्लोप जहाँ पे टच हुआ है वहाँ पे बिल्डिंग की हाइट मानी जाएगी, चाहे वो 10 मीटर हो, 20 मीटर हो। तो जहाँ पे स्लोप टच हुआ है और वहाँ से 3 मीटर ऊपर गया, उसको हाइट में नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक दीवार लास्ट है उसको हाइट में लिया जाएगा दोस्तों। तो ये बिल्डिंग की ऊंचाई इस हिसाब से नापा जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कंबस्टेबल मटेरियल, दहनशील सामग्री। भवन के जब निर्माण होता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसा सामग्री लगता है, बिल्डिंग में उपयोग होने वाला वह ज्वलनशील पदार्थ जो जलता है। बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग आरसीसी के बनते हैं, कई जगह लोहे के बनते हैं, तो उसमें आग नहीं लगती है, बहुत कम लगती है। लेकिन बहुत सारे मटेरियल उसके अंदर, लकड़ी, वुडन, बहुत सारे ऐसी मटेरियल का इस्तेमाल होता है, पेंट वगैरह जैसे होता है, वो आग लगने पे धुआं छोड़ता है और वो जलने लगता है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं कंबस्टेबल मटेरियल, मतलब जलने वाला मटेरियल उस बिल्डिंग के। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बिल्डिंग बनेगा तो ये मटेरियल कितना ज्वलनशील होना चाहिए, आपको कौन सी बिल्डिंग में ज्वलनशील मटेरियल लगाना है, कौन सी खतरे के हिसाब से इसका अलाउ होता है नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल। कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल क्या होता है? यात्रा का सामान्य मार्ग
भवन के अंदर का वह भाग जिसको पार करने की आवश्यकता होती है, वहाँ से लेकर वह दूरी जहाँ पर दो अलग अलग दिशा में मार्ग होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल। अब ये फोटो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, इस फोटो में देख रहे हैं कि कॉमन ऑफ ट्रेवल, जैसे आप पहला फोटो में देख रहे हैं, तो ये जो दो बंदे यहाँ पे हैं, यहाँ से जो गैलरी के लिए जो दूरी है, इसको हम बोलेंगे कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल। इसका भी नियम कानून दिया जाता है कि कौन सी भवन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत दूर आप बना दिए बीच में कोई, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल। उसके बाद वहाँ दरवाजे से निकलते हैं, वहाँ दो दिशाओं में फायर एग्जिट है, मतलब दो दिशाओं में रास्ता गया है उस दूरी तक। कहीं भी बिल्डिंग में नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से कम दो रास्ते होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। तो जैसे ही वो पॉइंट जहाँ से आप उस जगह पे जाते हैं जहाँ से दो रास्ता आपको, जहाँ पे जाकर सोचते हैं कि यहाँ से कि इधर से जाएं या इधर से जाएं, तो सीधी सी बात है, जो नज़दीक होता है उधर से ही आप जाते हैं। तो ऑफिस के अंदर बैठे हैं, ऑफिस से वह दूरी जहाँ पे आप जाकर सोचते हैं कि इधर जाएं और उधर जाएं, और उसी पॉइंट पे आप देखेंगे इवैक्यूएशन प्लान साइनेज लगा होता है। तो इस डिस्टेंस को, इस दूरी को बोलते हैं कॉमन पाथ ऑफ ट्रेवल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। कवरेड एरिया। अब कवरेड एरिया क्या होता है दोस्तों? कवर्ड एरिया का मतलब है जितने एरिया में भवन बना है प्लिंथ लेवल तक सिर्फ वही कवर्ड एरिया होता है। भवन के कैंपस के अंदर बिल्डिंग के प्लिंथ लेवल के बाहर वह एरिया जिसके अंदर बिल्डिंग के सर्विसेज की बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, वह शामिल नहीं होता। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कवर्ड एरिया उसी को बोला जाएगा। जैसे कोई जो बिल्डिंग बना है, वो मान लीजिए 100 गज में बिल्डिंग बना है, एक फार्म हाउस है, आपका खेत है, फार्म हाउस है, या कोई भी बिल्डिंग जिसमें आप नौकरी करते हैं, तो देखेंगे दोस्तों वो जो बाउंड्री होगा, बाउंड्री के बीच में बहुत सारे ग्रीन एरिया होगा, सिक्योरिटी रूम होगी, अलग अलग जगह पे स्विमिंग पूल होगा, तो वो कवर्ड एरिया में नहीं आता, वो साइड प्लॉट में आता है। कवर्ड एरिया मतलब जो प्लिंथ लेवल, जो बिल्डिंग का, कोई भी बिल्डिंग हाइट है जो बनी है प्रॉपर बिल्डिंग, उसका जो नीचे का प्लिंथ लेवल कितने एरिया में है, मतलब बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा जो प्लिंथ लेवल, मतलब जो पिलर से जो चारों तरफ बेस बना होता है उसको प्लिंथ लेवल बोलते हैं, वो जितने एरिया में होगा उसी को हम बोलते हैं कवर्ड एरिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रहे आपको। बिल्डिंग के प्लिंथ लेवल के बाहर वह एरिया खुले स्थानों में निम्नलिखित क्षेत्र कवर्ड एरिया में शामिल नहीं है। ये चीज़ ध्यान दें, कौन कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। अब चूँकि बिल्डिंग बना है उसको खुले एरिया में, मतलब जो साइड प्लॉट है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका बिल्डिंग हो गया, लेकिन उसके बाहर भी तो आपकी प्रॉपर्टी है, जो पार्क है ये है, उसकी हम बात कर रही हैं। तो उसमें क्या क्या शामिल नहीं है? पहला ए है उद्यान, कुएं और कुएं की संरचनाएं, पौधे, नर्सरी, वाटर पूल, स्विमिंग पूल जो बिल्डिंग से बाहर होते हैं, पेड़ चारों तरफ, मंच, टैंक, फव्वारा, बेंच, चबूतरा, जो भी बिल्डिंग के बाहर अक्सर ऑफिस में या किसी बिल्डिंग के बाहर देखे होंगे, कुएं होते हैं, नर्सरी, वाटर पूल, स्विमिंग पूल होते हैं, कोई मंच हो गया, टैंक, फव्वारा हो गया, मतलब ये सब चीज़ें जो है वो इसमें शामिल नहीं है। बी में आता है ड्रेनेज, पुलिया, नाली, कैच पिट, गली पिट, गटर, ये सब भी कवर्ड एरिया में शामिल नहीं है। सी परिसर की दीवार, गेट, बिना मंजिल का बरामदा, मतलब आप बाहर देखेंगे जो साइड प्लॉट होता है आपका, परिसर की दीवार, जैसे बाहर की जो दीवार है वो कवर्ड एरिया में नहीं आएगा, गेट कवर्ड एरिया में नहीं आएगा। बिना मंजिल का बरामदा, जैसे कोई ऐसा बरामदा बाहर टेम्परेरी गैराज टाइप में रूम बना रखे हैं जो उसके ऊपर कोई और मंजिल नहीं है, वो भी कवर्ड एरिया में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे बरामदा हो गया।
स्लाइड, स्विंग, खुली सीढ़ियाँ, रैंप, छज्जा और इसी तरह के क्षेत्र जो है मैंने बताया था। डी, चौकीदार का बूथ। पंप हाउस, देखेंगे बहुत सारे पंप हाउस, मतलब ज़्यादातर पंप हाउस बाहर ही होते हैं। चौकीदार का बूथ, पंप हाउस, कचरा साफ्ट, इलेक्ट्रिक के केबिन या सब स्टेशन, ऐसे सेवाएं जो ऐसे सेवाएं के लिए बनाई गई अन्य भवन। ठीक है दोस्तों, ये कवर्ड एरिया में नहीं आते। तो आगे चलते हैं दोस्तों। डाउन कमर, अब हम बात करते हैं डाउन कमर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। डाउन कमर क्या होता है? कहीं भी आप फायर ऑफिसर या फायरमैन के लिए, फायर फाइटर के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर डाउन कमर के लिए पूछा जाता है। तो डाउन कमर क्या है, ये चीज़ ध्यान दें। तो डाउन कमर सिस्टम भवन के अंदर, आप ये इस फोटो के अंदर देख रहे हैं, डाउन कमर सिस्टम भवन के अंदर आग बुझाने के लिए एक ऐसा सिस्टम फिक्स किया गया होता है जिसमें बिल्डिंग के निचले हिस्से से लेकर बिल्डिंग के छत तक एक पाइपलाइन का अरेंजमेंट होता है। देख रहे हैं आप, इस भवन के अंदर बिल्डिंग के नीचे से लेकर छत तक एक पाइप लाइन का अरेंजमेंट है, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, जिसका साइज़ 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो साइज़ है कम से कम 100 mm का होना चाहिए और वह पाइपलाइन बिल्डिंग के छत पर बना वाटर टैंक से जुड़ा रहना चाहिए। उस पाइपलाइन में हर एक फ्लोर लेवल पर आग बुझाने के लिए आउटलेट की व्यवस्था होती है। पाइपलाइन में प्रेशर बनाने के लिए छत पर एक पंप की व्यवस्था होती है। पाइपलाइन के निचले हिस्से ग्राउंड फ्लोर पर फायर सर्विस अप्लायंसेस की व्यवस्था होती है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से कनेक्ट करके नीचे से पानी का प्रेशर भवन के अंदर दिया जा सके। दोस्तों, जब भी आप देखे होंगे कोई हॉस्पिटल होगा सड़क पे या फिर कोई भी छोटी हॉस्पिटल आप देखेंगे, या फिर जो 3-4 फ्लोर की 5 फ्लोर की हॉस्पिटल होते हैं, आप कहीं भी देख लेना सिस्टम, छोटे छोटे मार्केट टाइप का, विशाल मेगा मार्ट टाइप का, या फिर कोई एक शॉप होता है जो मॉल में नहीं होता लेकिन मॉल जैसा ही छोटा ही बिल्डिंग होता है। तो आप देखो दोस्तों, उसके अंदर कोई बेसमेंट नहीं होता। कहीं हॉस्पिटल देखें लोकल एरिया में कोई बेसमेंट नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक टेरिस पे क्या होता है कि वाटर टैंक होता है। टेरिस पे कहाँ होता है? टेरिस पे। और उस टेरिस से पाइपलाइन के द्वारा नीचे तक पाइपलाइन आया होता है और उसके गेट पर देखेंगे फायर ब्रिगेड कनेक्टर लगा होता है। मतलब अब जैसे किसी भी फ्लोर पे आग लग जाएगी तो उसके लिए आउटलेट की व्यवस्था होती है, जहाँ पे हॉज पाइप को कनेक्ट करते हैं और आग को बुझाते हैं। मान लीजिए 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तो वहाँ पे आउटलेट की व्यवस्था होती है, देखे होंगे आप। तो क्या होता है कि जैसे कहीं आग लग गई तो जो ओवरहेड टैंक होता है टेरिस पे एक पंप लगा होता है, वो क्या करता है, पानी उसको प्रेशर को मेंटेन करेगा। जैसे आग बुझाने के लिए ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, वैसे स्टैंडिंग प्रेशर तो उसके अंदर रहेगा, टेरिस से जो पानी आएगा टैंक से जो डायरेक्ट पाइपलाइन में आएगा, लेकिन उसको प्रेशर बनाने के लिए एक पंप होता है और फायर फाइटिंग के लिए हर फ्लोर पे आउटलेट दिया होता है। तो दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पे, मान लीजिए ऊपर का पंप काम नहीं किया या फिर ऊपर पानी ख़त्म हो गया टैंक का और आग बुझी नहीं, ज़रूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, मतलब 1-2 घंटे तक आप फायर फाइटिंग करते हैं, उतने देर के लिए पानी होता है। उसके बाद जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, अगर मान लीजिए उससे आग नहीं बुझी, लेकिन जब तक तो आप उससे फायर फाइटिंग कर रहे थे, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, नीचे से उसी पाइपलाइन से कनेक्ट हो गया हॉज पाइप के माध्यम से, उसके बाद आप फायर फाइटिंग करने लगे। तो वो जो पाइपलाइन ऊपर से नीचे तक आया है और ऊपर से उस पानी की व्यवस्था है, ऊपर ही पंप लगा हुआ है, तो उसी सिस्टम को डाउन कमर सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पानी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इस फोटो में देख रहे होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। वेट राइजर सिस्टम क्या होता है? वेट राइजर का मतलब है सिस्टम भवन के अंदर आग बुझाने के लिए ऐसा सिस्टम फिक्स किया गया होता है जिसमें बिल्डिंग के निचले हिस्से से लेकर बिल्डिंग के छत तक एक पाइपलाइन का अरेंजमेंट होता है, जिसका साइज कम से कम 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। और उस पाइपलाइन में हर एक फ्लोर लेवल पर आग बुझाने के लिए आउटलेट की व्यवस्था होती है। पाइपलाइन हमेशा पानी से चार्ज रहता है, जिससे आग लगने पर तुरंत फायर फाइटिंग किया जा सके और पानी सप्लाई के लिए ऑटोमेटिक पंप चलकर सप्लाई देती रहे।
पाइपलाइन के निचले हिस्से ग्राउंड फ्लोर पर फायर सर्विस अप्लायंसेस की व्यवस्था होती है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर फायर ब्रिगेड के गाड़ियों से कनेक्ट करके नीचे से पानी का प्रेशर भवन के अंदर दिया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि नॉर्मली होता है, वेट राइजर का मतलब ये है कि अब जैसे वो जो हम आपको वो डाउन कमर सिस्टम बताए थे, तो अगर वो पानी से भरा हुआ है तो वो भी वेट राइजर, उसका जो राइजर उसको वेट राइजर ही कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमेशा वो पानी से प्रेशराइज रहता है। जो पानी से प्रेशराइज नहीं रहता है उसको ड्राई राइजर बोलते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, वेट राइजर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, गोभी भवन, फैक्ट्री, तो उसके लिए क्या होता है, नीचे से ऊपर तक पाइपलाइन गया होता है, ऊपर ओवरहेड टैंक लगा होता है जिसको हम बोलते हैं मेकअप टैंक। मेकअप टैंक मतलब वो जो ऊपर वाला जो टैंक होता है वो क्या होता है, एक बैकअप टैंक होता है। बैकअप टैंक मतलब जब नीचे का सिस्टम फेल हो जाएगा तब वो काम करेगा। तो नीचे से फायर फाइटिंग करने के लिए हर एक फ्लोर पे राइजर में आउटलेट दिया होता है जहाँ पे पाइप को कनेक्ट करके आग बुझा सकते हैं। लेकिन नीचे से जो बड़ा सा टैंक होता है उससे पंप के द्वारा उस पाइपलाइन को प्रेशराइज किया जाता है। अब पंप क्या करता है, ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम लगा होता है कि जैसे आप किसी भी फ्लोर पे फायर फाइटिंग करना स्टार्ट करेंगे, उस पाइपलाइन का प्रेशर कम होगा और पंप क्या होगा, ऑटोमेटिक चलेगा और पानी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सिस्टम को क्या होता है, इसको बोलते हैं वेट राइजर, मतलब हमेशा पानी से भरा हुआ राइजर। फायर फाइटिंग के लिए हमेशा से पानी भरा हुआ राइजर, उसको बोलते हैं वेट राइजर। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों, ड्राई राइजर। अब ड्राई राइजर मतलब ड्राई राइजर सिस्टम भवन के अंदर आग बुझाने के एक ऐसा सिस्टम फिक्स किया गया होता है जिसमें बिल्डिंग के निचले हिस्से से लेकर बिल्डिंग के छत तक पाइपलाइन का अरेंजमेंट होता है, जिसका साइज 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। पाइपलाइन के ऊपरी हिस्सा में एक एयर रिलीज वाल्व लगा होता है और पाइपलाइन के हर एक फ्लोर पर आग बुझाने के लिए आउटलेट की व्यवस्था होती है। पाइपलाइन के निचले हिस्से ग्राउंड फ्लोर पर फायर सर्विस अप्लायंसेस की व्यवस्था होती है। पाइपलाइन हमेशा पानी से भरा नहीं होता, बल्कि आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से कनेक्ट करके नीचे से पानी प्रेशर भवन के अंदर तक दिया जाता है। दोस्तों, ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि डाउन गमर किसको कहते हैं, वेट राइजर किसको कहते हैं, ड्राई राइजर किसको कहते हैं, कि आप आगे जब पढ़ेंगे ना तो कौन सी बिल्डिंग में कौन सी कंडीशन में वेट राइजर लगेगा, कौन सी कंडीशन में डाउन कमर सिस्टम लगेगा और कौन सी कंडीशन में ड्राई राइजर सिस्टम लगेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ड्राई राइजर सिस्टम क्या होता है, वेट राइजर सिस्टम क्या होता है और डाउन कमर सिस्टम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ड्राई राइजर सिस्टम मतलब ये है कि उसमें कोई भी पंप की व्यवस्था नहीं होती, ना टेरिस पे, छत पे, ना बेसमेंट पे। वो सिर्फ एक पाइपलाइन होता है ऊपर से नीचे तक, और ऊपर क्या होता है, एयर रिलीज वाल्व लगा होता है कि जैसे ही नीचे क्या होगा, कपलिंग दिया होता है, हर फ्लोर पे आउटलेट दिया होता है आग बुझाने के लिए। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस कपलिंग से कनेक्ट होगी, बाहर से जो पोर्टेबल फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी वो कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद उस पाइपलाइन के अंदर पानी का प्रेशर अपने द्वारा, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पानी क्या करता है, अपना ही पानी उस पाइपलाइन के अंदर प्रेशर से जनरेट करेगा, प्रेशर देना स्टार्ट करेगा। फिर पाइपलाइन क्या होगा कि धीरे धीरे हर एक फ्लोर पर पानी पहुंचेगा उस फायर ब्रिगेड की गाड़ी द्वारा। और ऊपर एक एयर रिलीज वाल्व लगा होता है जो उसके अंदर का हवा है टेरिस से निकल जाता है। उसके बाद आप हर एक फ्लोर पे फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो मतलब वो जो सिस्टम होता है हमेशा वो खाली रहता है, ड्राई रहता है, लेकिन आग लगने के सिचुएशन में जब कभी ज़रूरत पड़ता है उस दौरान उसके अंदर पानी जाता है, इसीलिए उस सिस्टम को ड्राई राइजर सिस्टम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। इमरजेंसी लाइटिंग, एक भवन कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके अंदर इमरजेंसी लाइटिंग की भी व्यवस्था होती है। तो इमरजेंसी लाइटिंग का मतलब है नॉर्मल लाइटिंग फेल हो जाने पर प्रकाश के लिए एक व्यवस्था होता है जिसका हम उपयोग करते हैं। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कोई चीज़ आपके पास बैटरी, मतलब कोई भी ऐसा एक टॉर्च जलने वाला या फिर कोई ऐसा व्यवस्था होता है कि जब भाई लाइट चला गया तो आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं इमरजेंसी लाइटिंग। ठीक है दोस्तों, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम, अब ये ध्यान रहे, इमरजेंसी लाइटिंग मतलब लाइट जाने पर उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक पोर्टेबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम अलग है, वो पूरा सिस्टम है। ठीक है, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम जैसे बोलते हैं इमरजेंसी लाइटिंग,
मतलब एक टॉर्च हो गया, वो भी इमरजेंसी लाइट है। लाइट जाने पे आप उसका इस्तेमाल करते हैं तब वो जलता है, ठीक है। तो इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम मतलब जो ऑटोमेटिक जलता है लाइट जाने के बाद, ध्यान रहे। इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम का अर्थ है आपातकालीन प्रकाश की व्यवस्था। जब कभी लाइट फेल हो जाए, इस दौरान बिना बंद हुए किसी बैटरी बैकअप के माध्यम से लगातार जलता रहे। जैसे मान लीजिए आपके भवन है, कोई बिल्डिंग है, लाइट चली गई, तुरंत एकदम से अंधेरा हो गया। अब भाई आप अपने घर पे तो इमरजेंसी लाइटिंग रखे हो, आपको पता है अंधेरे में ऐसे ऐसे गए, आप को पता है अलमीरा खोले, उसमें से लाइट निकाले और उसका यूज़ कीजिए। लेकिन कोई भवन है, कोई मॉल है, कोई बिल्डिंग है, तो वहाँ इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी पब्लिक है, काम कर रही है, आई है, और एकदम से अंधेरा हो गया तो वो क्या होगा कि आग लग गई, आग लगने पे मेन पावर सप्लाई काट दिया जाएगा, तो उस दौरान वहाँ अंधेरा हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा किधर जाना है किधर नहीं जाना है, तो वैसे ही वो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। इसलिए इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम होती है बिल्डिंगों में, भवनों में, फैक्ट्रियों में, कि लाइट को जाने के बाद भी कोई पावर सप्लाई कट गया या बीच में कोई ट्रिप कर गया बैकअप, तो उस दौरान क्या होता है कि लक्स लेवल मेंटेन रहता है, मतलब एक इतना प्रकाश की व्यवस्था रहता है कि रास्ता वगैरह सब कुछ क्लियर दिखता है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हर वक्त वो एक लाइट की व्यवस्था होती है, जो उसको बोलते हैं इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम। वो बैटरी बैकअप के द्वारा जुड़ा होता है कुछ, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। स्केप लाइटिंग। अब स्केप लाइटिंग का अर्थ सुनिए दोस्तों, स्केप क्या होता है। स्केप लाइटिंग आपातकाल स्थिति में स्केप रूट, मतलब स्केप रूट भवन के अंदर से पलायन करने वाला मार्ग को दिखाता है। मुख्य प्रकाश बंद होने पर इमरजेंसी स्केप रूट के लाइट जलती रहती है, जिससे इमारत के से व्यक्ति बाहर निकल सके। अब स्केप लाइटिंग, इमरजेंसी लाइटिंग मतलब देखो दोस्तों, एक ही चीज़ देखा, ये चीज़ ध्यान रहे, इमरजेंसी लाइटिंग मतलब हर एक एरिया में लाइटिंग की व्यवस्था रहना, लाइट जाने पर भी। आप स्टेयर केस में लगा है इमरजेंसी लाइटिंग, आप उसको भी इमरजेंसी लाइटिंग कह सकते हैं, लेकिन उसको स्केप लाइटिंग भी कहना उचित होगा, क्योंकि वो एग्जिट वाले रूट पे है। स्केप मतलब बिल्डिंग को जिस रूट से लोग भागते हैं सेफ एरिया में, उस रूट को बोलते हैं स्केप। स्केप मतलब कि आप समझ रहे हैं, तो उसमें जो लाइटिंग सिस्टम लगा होता है उसको बोलते हैं स्केप लाइटिंग सिस्टम। वो बैटरी बैकअप के माध्यम से जुड़ा रहता है, लाइट जाने के बाद, इमरजेंसी में पावर बैकअप फेल होने के बाद भी वो लाइटिंग दिखाई देता है, वो लाइटिंग जलता रहता है। तो उसकी व्यवस्था बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए दोस्तों। इवैक्यूएशन लिफ्ट। इवैक्यूएशन लिफ्ट मतलब बचाने वाला लिफ्ट, बचाने वाला, इवैक्यूएशन मतलब बचाने वाला लिफ्ट। आपातकाल स्थिति के दौरान खुद से निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लिफ्ट मतलब जिसका इस्तेमाल करके, जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग है या फिर बेसमेंट है, तो इमरजेंसी के दौरान आप उस लिफ्ट का इस्तेमाल करके बचाया जाता है, आपको बचाया जाता है उसका इस्तेमाल करके, इसलिए उसको बोलते हैं इवैक्यूएशन लिफ्ट, ठीक है दोस्तों। एग्जिट का मतलब क्या होता है दोस्तों। एग्जिट का मतलब है भवन के बाहर निकलने वाला वह मार्ग जो भवन से बाहर सेफ एरियाज में निकलता हो, और बाहर निकलने वाली सीढ़ियाँ या एग्जिट रैम्प। जैसे कोई भी भवन दोस्तों, उसका एग्जिट का मतलब होता है, एग्जिट का एक ऐसा डिज़ाइन होता है कि पता चला टेरिस से या फिर किसी फ्लोर से आप आए अंदर वो स्टेयरकेस से और चले गए बेसमेंट में, नहीं, तो उसकी एक डिज़ाइन होती है। एग्जिट बिल्डिंग के अंदर एक ऐसी डिज़ाइन होती है कि आप उससे अगर आते हैं तो सेफ एरिया में चले जाएंगे। आप आगे जाएंगे तो एग्जिट का बहुत सारे नियम कानून है कि जो स्केप रूट है, एग्जिट रूट है, कोई रैंप है, कोई स्टेयरकेस है, एग्जिट वाला कॉरिडोर है, तो उसमें क्या क्या नियम कानून होना चाहिए उसकी भी मतलब आपको आगे चल के पता चलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फायर बैरियर क्या होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, बैरियर का मतलब भी दिमाग में, रेजिस्टेंस बैरियर। फायर रेजिस्टेंस बैरियर मतलब आग को रोकने वाला बैरियर। जैसे भवन में आग लगने पर आग को रोकने के लिए कोई दीवार या फायर कार्टन, पर्दा, आग को रोकने वाला दरवाज़ा, फायर डोर, वो सभी मार्ग जिससे एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आग को फैलने से रोकता है। तो मतलब दोस्तों, फायर बैरियर एक ऐसा है, जैसे मान लीजिए कोई भी भवन की डिज़ाइन होती है तो उस हिसाब से होता है
कि मान लीजिए ये किचन है, किचन के अंदर आग जलता है, खाना बनता है, गैस पाइपलाइन है, तो उधर खतरा ज़्यादा है। और उसके बाहर पब्लिक एरिया है या फिर और कोई एरिया है, कोई तो भवन कई प्रकार के होते हैं, उस भवन के अंदर कई प्रकार के चैलेंजेस होते हैं। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई हॉस्पिटल है, तो उसको बैरिकेड करने, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, तो क्या होता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फायर बैरियर का यूज़ होता है। बैरियर मतलब जो उधर आग लग जाए तो वो आग पता चला बगल वाले बिल्डिंग में या उस बगल वाले कमरे में ना फैले, इसलिए उस आग को रोकने के लिए जो दीवार है, जो दरवाज़ा है, जो रास्ता है आग, उस रास्ते में बंद करने के लिए एक फायर बैरियर का मतलब ये हो गया कि ऐसा मटेरियल से दीवार बना होता है जो आग के टेम्परेचर में जले ना और वो आग आगे जाए ना। दरवाज़ा ऐसा मटेरियल का बना होता है कि आग लगने पर वो दरवाज़ा भी ना जले और वो आग आगे तक फैले ना। कोई भी केबल, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, शाफ्ट है, उसमें से जो केबल जाता है उसके बीच में उसको सील भी किया जाता है ऐसे मटेरियल से कि आग भी लग जाए और वो सील रहे, उसको जल के आगे तक ना जाए। या फिर कोई ऐसा कर्टन जो आग को रोक सके, ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं फायर बैरियर। ठीक है दोस्तों, फायर कंपार्टमेंट क्या होता है? फायर कंपार्टमेंट का मतलब बिल्डिंग के अंदर। अब एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों कि ये जो बैरियर होता है, इसका फायर बैरियर और फायर कंपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फायर बैरियर का क्या मतलब है और फायर कंपार्टमेंट का क्या मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो फायर कंपार्टमेंट मतलब बिल्डिंग के अंदर अलग अलग क्षेत्र को जोन में बांटा जाता है। उसका एक एरिया होता है जिसको हम जोन में बांटा जाता है। हर एक बिल्डिंग का एक हजार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से उस जोन को विभाजित किया जाता है। एक जोन में से दूसरे जोन में आग ना फैले, इसलिए एक भवन के अंदर वह कंपार्टमेंट जो चारों तरफ से फायर प्रूफ मटेरियल से सील हो सके। आग लगने पर आग और धुआं उस कंपार्टमेंट से में 2-3 घंटों तक ना जाए, एक ऐसा व्यवस्था होता है, उसे हम फायर कंपार्टमेंट कहते हैं। मतलब दोस्तों कि एक बहुत बड़ा फ्लोर है, उसमें अलग अलग जोन में एक फायर कंपार्टमेंट, या कोई हॉस्पिटल उसमें फायर कंपार्टमेंट बन गया, तो उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि उसी कंपार्टमेंट में सारी फैसिलिटी होती है, भागने का रास्ता, एग्जिट। और मान लीजिए दूसरी कंपार्टमेंट में आग लग गया तो दूसरे कंपार्टमेंट के लोग इस कंपार्टमेंट में आ गए। ठीक है दोस्तों, कि इस कंपार्टमेंट में आ गए तो उनके लिए सारी व्यवस्था होता है भागने का, ऐसी बिल्डिंग की डिज़ाइन होती है। फायर बैरियर जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी मतलब एक फायर प्रूफ मटेरियल से उसको सील किया जाता है कि उस कंपार्टमेंट में जो आग लग गया उसको एक जोन में होता है, ये दूसरा जोन है, तो उसी हिसाब से जोन वाइज एक कंपार्टमेंट बनाया जाता है कि बीच में जो पार्टीशन होगा वो दीवार होगा मजबूत, जो आग लगने पे जल के बाहर ना जाए। ठीक है दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये पहली कंपार्टमेंट में आग लगा तो आगे नहीं जाएगा, कोई सीलिंग है, छत है, कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं मिलेगा, कोई दरवाज़ा है या फिर कोई शाफ्ट है, सब कुछ फायर प्रूफ मटेरियल से सील होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई खुला स्थान है तो वहाँ पे वाटर कर्टन या फायर कर्टन की व्यवस्था रहेगा कि जो आग है वो धुआं है एक कंपार्टमेंट से दूसरी कंपार्टमेंट में ना जाए, तो उसको बोलते हैं फायर कंपार्टमेंट। और फायर कंपार्टमेंट जब आगे बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानकारी होना, क्या क्या होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट में फायर कंपार्टमेंट होता है, सारा कुछ नॉलेज मिलेगा। फायर डोर एंड फायर डोर असेंबली, फायर डोर एंड फायर डोर असेंबली। आग लगने पर आग को रोकने के लिए फायर डोर और फायर डोर असेंबली में लगा दरवाज़ा, फ्रेम, हार्डवेयर, अन्य एसेसरी जो दरवाजे के साथ लगा है वह नीचे ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए कि आग और धुआं उस दरवाजे को पार करके दूसरे कंपार्टमेंट में ना जाए। तो दोस्तों मान लीजिए एक कंपार्टमेंट में आग लग गया, तो अब उस कंपार्टमेंट में आग लग गया, आग तो लग गया, लेकिन उस कंपार्टमेंट में जब कोई पब्लिक वगैरह है वो तो उसके लिए रास्ता तो होना चाहिए ना जाने के लिए उस पार, वहाँ तो दीवार तो नहीं लगा दोगे, तो उस मतलब वहाँ पे दरवाज़ा लगाते हैं। दरवाज़ा मतलब फायर डोर मतलब असेंबली जो है, फायर डोर एंड फायर डोर असेंबली का मतलब ये जो दरवाज़ा हो दोस्तों,
इसमें बहुत सारे एसेसरीज लगे होते हैं जिसका एक फायर आग से मतलब है। अब मैं बता दूं क्या मतलब है। फायर डोर का मतलब ये हमेशा बंद रहना चाहिए। बंद मतलब लॉक नहीं रहना चाहिए, लेकिन बंद रहना चाहिए कि आग लगने पर धुआं या फिर आग जो है दरवाजे से उस पार ना जाए। खुला रहेगा तो वो रास्ता मिल जाएगा, चला जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, डोर क्लोजर लगा होता है। क्या लगा होता है यहाँ पे, डोर क्लोजर, मतलब ऑटोमेटिक कोई दरवाज़ा खोले और वो चला जाए, फिर ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए। ठीक है दोस्तों। और खोलने के लिए क्या लगा होता है, यहाँ पे पैनिक बार लगा होता है। मतलब आप इस पैनिक बार को दबाओगे, पुश करोगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, और जैसे ही आप चले जाओगे वो बंद हो जाएगा। तो इसमें डोर क्लोजर, पैनिक बार और ये फायर डोर मतलब फायर प्रूफ मटेरियल का बना होता है। ठीक है दोस्त। इसमें एक स्मोक सील लगा होता है ताकि धुआं भी इस दरवाजे से उस पार ना जाए। साइड मिरर लगा होता है ताकि उस पार से इस पार दिखाई दे। बहुत सारी चीज़ें फायर डोर एंड फायर डोर असेंबली में आता है। ठीक है दोस्तों। फायर एग्जिट, भवन के अंदर इमरजेंसी के दौरान एक ऐसा रास्ता जो सीधा सेफ एरिया में जाता है। किसी भी प्रकार का कोई और रोधक नहीं होना चाहिए। आग लगने पर उस रास्ते में आग और धुआं उस रास्ते में नहीं जाए, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। इमरजेंसी में रोशनी की भी व्यवस्था होना चाहिए। दोस्तों फायर एग्जिट जो होता है, कोई भी फायर एग्जिट, चाहे छोटी मतलब कह रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे ही बिल्डिंग हो, लेकिन रास्ता हो, कॉरिडोर हो, या फिर कोई स्टेयर केस हो। स्टेयर केस एक इनसाइड होता है बिल्डिंग के, एक आउटसाइड होता है। तो दोस्तों कोई भी रैंप हो, तो इमरजेंसी आग लगने के बाद जो एस्केप रूट होता है, मतलब इमरजेंसी के दौरान जिस रास्ते से हम जाते हैं उसको हम बोलते हैं फायर एग्जिट। ठीक है दोस्तों। तो भवन के अंदर इमरजेंसी के दौरान एक ऐसा रास्ता जो सीधा सेफ एरिया में जाता, जो बिल्डिंग की डिज़ाइन होती है तो उसका फायर एग्जिट का रास्ता ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो सीधा जो है भवन के अंदर आग लगी, लेकिन आप जैसे ही आप उस सीढ़ियों की डिज़ाइन ऐसी होती है कि उससे आप सीधा बिल्डिंग भवन के बाहर जाएंगे, मतलब आप खतरे से दूर हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था होती है। सीढ़ियों की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए, वो लोड के हिसाब से बिल्डिंगों का। उसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था होना चाहिए। हर फ्लोर पे फायर डोर लगा होना चाहिए कि फ्लोर के अंदर आग लग गया, पता चला वो धुआं सीढ़ियों में आ गया और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था होना चाहिए ताकि वो फायर एग्जिट में आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है। कोई भी सामान मटेरियल सीढ़ियों में रखा या कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब वो फायर गाइडलाइन के हिसाब से फायर एग्जिट का डिज़ाइन होता है दोस्तों। फायर फाइटिंग शाफ्ट। अब फायर फाइटिंग शाफ्ट क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको समझिए। भवन के अंदर क्षेत्रफल के हिसाब से अलग अलग हिस्से में आग से सुरक्षित मार्ग होता है जो कम से कम 120 मिनट तक आग और धुआं का रोक कर रखे। उदाहरण के लिए बिल्डिंग के ऊपर से नीचे तक मतलब ये जो स्टेयर केस, फायरमैन लिफ्ट, लॉबी, रिफ्यूज एरिया, ये सभी शामिल है। तो दोस्तों क्या होता है, जब कोई बिल्डिंग होता है ना, कोई भी बिल्डिंग, मॉल या फिर कोई भी डिज़ाइन होता है, आप देखेंगे तो फायर फाइटिंग शाफ्ट होता है। आप कहीं भी सीढ़ियों से कभी स्टेयरकेस से गए होंगे बिल्डिंग के अंदर, तो आप देखे होंगे कि स्टेयरकेस के बगल में ही एफएससी होगा, आग बुझाने वाला राइजर होगा। स्टेयरकेस के पास ही मतलब एक वो जो पूरा एरिया है, शाफ्ट जो है फायर प्रूफ मटेरियल से बना होता है। मतलब उस एरिया में जैसे किसी फ्लोर पे आग लग गई तो वो आग इस एरिया में ना आए, उसके लिए दीवार वगैरह सब कुछ फायर प्रूफ बनाया होता है। जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों, आप इस फायर शाफ्ट में देख सकते हैं कि टेरिस पे मतलब उस फायर शाफ्ट के अंदर का प्रेशर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब कि उसके अंदर हवा का जो है प्रेशर पॉजिटिव, हवा का प्रेशर पॉजिटिव रहेगा तो अगर कोई किसी फ्लोर पे आग लगी, कोई दरवाज़ा खोल के आएगा फायर शाफ्ट के एरिया में, फायर शाफ्ट एरिया में आएगा तो इधर का हवा पॉजिटिव रहेगा, मतलब दरवाज़ा खुलेगा तो धुआं नहीं आएगा। प्रेशर पॉजिटिव इसलिए धुआं आएगा नहीं, क्योंकि इधर का हवा का दबाव ज़्यादा है, तो इसका मतलब हवा का बहाव उधर ही होगा, इसलिए उधर से धुआं वगैरह स्टेयरकेस वगैरह में नहीं आएगा। फायर शाफ्ट में क्या क्या होता है, लिफ्ट होते हैं दोस्तों, एक साथ देखेंगे।
उसकी रास्ता अलग होती है लिफ्ट की, लेकिन जो फायर शाफ्ट होता है लिफ्ट के सामने वाला जो है वो भी दरवाज़ा फायर प्रूफ होता है। मतलब लिफ्ट के सामने जो लॉबी होता है वो फायर शाफ्ट के अंडर में ही आता है, उसका भी प्रेशर पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेयर केस हो गया, उसका भी प्रेशर पॉजिटिव होता है। मतलब कि उसको ऐसी सेफ्टी के हिसाब से बनाया जाता है कि आप भागते टाइम जब कभी इमरजेंसी होता है, टॉप फ्लोर से अनाउंसमेंट होता है, आप भागते हो किधर, सीढ़ियों की तरफ, तो जैसे दरवाज़ा क्रॉस करते हो आप सेफ़ हो जाते हो। सेफ कैसे हो जाते हो? क्योंकि उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है सीढ़ियों से बाहर निकलने के लिए कि उस एरिया में धुआं नहीं जाएगा, क्योंकि टेरिस पे प्रेशराइजेशन फैन चलता है, वो फ्रेश एयर उसके एरिया में देता है आग लगने पर, और उस एरिया में जो है पॉजिटिव प्रेशर रहती है। ठीक है दोस्तों, उससे लगा हुआ लिफ्ट हो गया, लिफ्ट लॉबी। भैया आप तो भाग गए फ्लोर पर से, लेकिन बहुत लोग लिफ्ट के अंदर उस टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको मालूम नहीं रहता, इसलिए लिफ्ट का भी एरिया फायर शाफ्ट में ही बनाया जाता है ताकि आग लगने पे वह जो 120 मिनट तक रोक के रखे, मतलब 2 घंटे तक आग जो है उस एरिया में ना आए, लिफ्ट के अंदर वाला भी व्यक्ति सुरक्षित रहे। और लिफ्ट लॉबी में, लिफ्ट लॉबी मतलब लिफ्ट के दरवाजे के बाहर जो एरिया होता है उसको लिफ्ट लॉबी बोलते हैं। ये पूरा बिल्डिंग से अलग रहता है, आपको देखे होंगे बिल्डिंग में ही है, लेकिन जो फ्लोर होता है वो फ्लोर क्या होता है, उसके बीच में एक दरवाज़ा होना चाहिए और दीवार होना चाहिए, ताकि वो उधर का जो भी आग लगने पर वो गर्मी, धुआं, आग इस एरिया में ना आए। तो पूरा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये पूरा फायर शाफ्ट होता है, इसका नियम कानून है। जैसा इमरजेंसी लाइट होना चाहिए, प्रेशराइज होना चाहिए एरिया, नॉन मटेरियल का बना होना चाहिए, इस एरिया का सब कुछ, इसमें फायर लिफ्ट भी होते हैं, बहुत सारे कुछ होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों फायर लोड की। फायर लोड मतलब जो भी बिल्डिंग अंदर जो भी लगते हैं, मैं बता रहा हूँ। फायर लोड का मतलब है आग का भार। बिल्डिंग के अंदर वह स्पेस जैसे पार्टीशन, दीवार, छत्र, फर्श के कुल कैलोरिकल ऊर्जा, मतलब बिल्डिंग के अंदर दोस्तों जो भी मटेरियल का इस्तेमाल होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाने के दौरान, तो उसके अंदर कितना फायर लोड है वो कैलकुलेट होता है। उसी हिसाब से बिल्डिंग के डिज़ाइन होता है कि बिल्डिंग हम किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसा ख़तरनाक बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर कोई ऑफिस बना रहे हैं या फिर रहने के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से फायर लोड, उस हिसाब से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो उसमें होने वाला जो ज्वलनशील मटेरियल है उसको हम कैलोरी, मतलब जो भी जलने वाला मटेरियल, उसको हम फायर लोड कहते हैं दोस्तों। फायर लोड डेंसिटी, फायर लोड को फ्लोर एरिया क्षेत्र में विभाजित करना, मतलब उसकी डेंसिटी जो है, मतलब फायर लोड का उस क्षेत्र को जो हम विभाजित करते हैं उसकी डेंसिटी, मतलब कितने क्षेत्र में कितना फायर लोड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी को डेंसिटी बोलते हैं, फायर लोड डेंसिटी। फायरमैन लिफ्ट, अब दोस्तों अभी ध्यान देना फायरमैन लिफ्ट के बारे में। फायर लिफ्ट लिफ्टों का समूह जिसमें एक फायर लिफ्ट या लिफ्टों का समूह जिसमें एक लिफ्ट होते हैं, वह आग और धुआं के सभी खतरों से बचने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ जुड़ा होता है। ज़रूरत पड़ने पर रेस्क्यू और बचाव के लिए विभिन्न मंजिलों पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों फोटो में देख रहे हैं ये फायर लिफ्ट है, बगल में क्या होता है दोस्तों, हाई राइज बिल्डिंग होती है, मान लो 30 मंजिल 40 मंजिल जो बिल्डिंग होती है, तो फ्लोर में आग लग गई है, लेकिन मैंने बताया था कि उस शाफ्ट के अंदर में आता है। फायर लिफ्ट क्या होता है, फायर शाफ्ट के अंडर में आता है, तो उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है 2 घंटे तक जो आग लग गया फ्लोर पे 120 मिनट तक, वो इस एरिया में नहीं आना चाहिए। तो अब चूँकि इस एरिया में बहुत सारे लिफ्ट है, तो लेकिन उनका एक नियम कानून है कि उसमें एक फायर लिफ्ट भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो फायर लिफ्ट क्या होता है, वो मैनुअल ऑपरेट होता है नीचे से लेकर ऊपर, तो उसकी सारा गाइडलाइन, 2 वे कम्युनिकेशन, कंट्रोल रूम से बातचीत करने के लिए होता है। और फायरमैन लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए हर एक फ्लोर पे जाएगा, रेस्क्यू भी करेगा, कोई किसी भी फ्लोर पे फंसा है तो उसको लिफ्ट में लेकर नीचे आएगा, और आग बुझाने के लिए कोई भी सामान की ज़रूरत है किसी भी चीज़, तो लिफ्ट के द्वारा 30वें मंजिल पे, अलग अलग मंजिल पे लेकर जाना है। मतलब फायर लिफ्ट की हाई राइज बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उसको सेफ्टी पर्पस से बनाया जाता है। उस लिफ्ट की डिज़ाइन ऐसी होती है कि उस एरिया में मतलब आग लगने पर उस एरिया में कोई भी धुआं, आग ना जाए,
और फायरमैन जो है, फायरमैन स्विच देखे होंगे, फायर लिफ्ट में एक फायरमैन स्विच लगा होता है, आप देखे होंगे, उस पर फायरमैन स्विच लिखा रहता है। उसको जैसे ही एक्टिव करेंगे वो क्या होगा कि आम पब्लिक उस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। आप जैसे ही उसको एक्टिव करेंगे, उसका अलग वीडियो देखेंगे, उस पर मैं बनाया हूँ कि फायर लिफ्ट कैसे काम करता है। तो आप उस लिफ्ट के अंदर क्या, लिफ्ट जो फायरमैन है वो लिफ्ट को अपने खुद से ऑपरेट करेगा, बाहर का कॉल नहीं लेगा। ये नहीं कि बाहर से कोई ग्राउंड फ्लोर दबा दे, सेकेंड फ्लोर, वो अंदर से ही कॉल लेगा। ठीक है दोस्तों। फायर रेजिस्टेंस क्या होता है? फायर रेजिस्टेंस, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें फायर रेजिस्टेंस मतलब अग्निरोधक मटेरियल की गुणवत्ता। अग्निरोधक मटेरियल की गुणवत्ता मतलब आग को कितनी देर तक रोक सकता है। भवन के अंदर आग लगने पर 140 से 180 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान तक कुछ समय आग को रोक कर रखता है, जिसका मतलब रेटिंग से होता है। मतलब फायर रेजिस्टेंस मतलब कि कौन सा दीवार कितने घंटे तक आग को रोक सकता है, तो उस हिसाब से उसकी कौन सी दरवाज़ा कितने घंटे तक आग को रोक सकता है, तो डिपेंड करता है कि वो दरवाज़ा कहाँ के लिए डिज़ाइन हो रहा है, वो दीवार कहाँ के लिए। भवन में अलग अलग एरिया होता है, किचन के एरिया में अलग नियम कानून होगा, बाकी एरिया में, ड्राइंग रूम एरिया में, फायर कंपार्टमेंट, फायर एग्जिट में अलग अलग दरवाजे, कोई इलेक्ट्रिकल शाफ्ट होते हैं उसमें भी फायर कंपार्टमेंट। तो उसमें जो फायर जो उसके अंदर मटेरियल लगता है, उसकी कितने देर तक, कितने टेम्परेचर तक वो जलेगा नहीं, सारा कुछ एक कैलकुलेट करके उसकी रेटिंग निकाली जाती है। उसी के लिए उसको बोलते हैं फायर रेसिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। फायर रेजिस्टेंस वाल्व, अब जैसे मैं फायर रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, फायर रेजिस्टेंस वाल्व अग्नि प्रतिरोधक दीवार जिसका फायर रेटेड दीवार भवन के अलग अलग हिस्से के अनुसार तय किया जाता है, जैसे किचन की दीवार, इलेक्ट्रिकल रूम की दीवार, बैटरी रूम की दीवार, और कोई जिसके अंदर आग लगने पर खतरा बना रहता है। वह खतरा कितना बड़ा है, उसके तापमान जनरेट होता है, उसको रोकने के लिए कितना समय चाहिए, ये सभी बातों को ध्यान देते हुए दीवार की रेटिंग तय की जाए। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि फायर रेजिस्टेंस, अब फायर रेजिस्टेंस वाल मतलब मेन तो दीवार ही होता है भवन के अंदर, तो कितने देर तक आग को रोकेगा। उसके अंदर का जो दीवार होता है ब्रिक से बनेगा कि अलग अलग आजकल मटेरियल, फायर प्रूफ मटेरियल, अब पता चला ऐसे मटेरियल से बना लिए कि सीमेंट आग लगने पर जल गया और दीवार ही गिर गया। तो ध्यान में रखते हुए वो कितने, उसकी रेटिंग तय की जाती है, कितने घंटे तक आग को रोक सकेगा, कितने टेम्परेचर तक रोक सकेगा, बैटरी रूम में कितना टेम्परेचर हो सकता है। हर एक फ्लोर पे बैटरी रूम देखे होंगे, यूपीएस रूम बनते हैं तो उसकी दीवार जो होती है फायर प्रूफ मटेरियल से होता है। कोई इलेक्ट्रिकल रूम है तो उसका दीवार जो है फायर प्रूफ मटेरियल का होता है, कि मतलब उसके अंदर बाई चांस इलेक्ट्रिकल रूम की आग भी लग जाए तो 2 घंटे तक वो आग बाहर ना आए। कोई यूपीएस रूम, बैटरी रूम के अंदर आग भी लग जाए तो 2 घंटे तक वो आग बाहर ना आए पब्लिक एरिया में। कोई सर्वर रूम हो गया, ऐसा खतरनाक एरिया जहाँ पे आग लगने पर वो आग बाहर ना आए, वहाँ पे ये सब मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी रेटिंग तय की जाती है। दोस्तों फायर सेपरेशन, दोस्तों फायर सेपरेशन क्या होता है? फायर सेपरेशन का मतलब है विभाजन करना। मतलब एक परिसर के अंदर 2 फ्लैट हैं और दोनों के बीच में जो दूरी होता है, जिसको हम मीटर में नापते हैं, वह दूरी को फायर विभाजन कहते हैं या फायर सेपरेशन कहते हैं। मतलब मान लो एक कंपार्टमेंट हो गया, जैसे दोस्तों एक खेत हो गया और दूसरा खेत हो गया, बीच में एक रोड हो गया। ठीक है दोस्तों। अब एक खेत में आग लग गई तो दूसरे खेत में भी आग लग सकती है, लेकिन रोड जितना ही ज़्यादा चौड़ा रहेगा उतने ही एक खेत में आग लगी है तो दूसरे खेत में आग लगने की गुंजाइश कम रहेगी। तो उस चौड़ाई, उस दूरी को हम मीटर में नापते हैं, उसी दूरी को हम बोलते हैं फायर सेपरेशन। मतलब फायर सेपरेशन कितना है? 2 मीटर है, 4 मीटर है, 10 मीटर है। तो मतलब एक एरिया में आग लगेगी तो दूसरी जितना ही दूरी ज़्यादा रहेगी, उसी प्रकार वो फायर सेपरेशन का मीनिंग है बिल्डिंग के ऊपर। एक बिल्डिंग बनी है तो दूसरी बिल्डिंग के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं फायर सेपरेशन कितनी मीटर में है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं फायर सेपरेशन सिस्टम। वो अलग था फायर सेपरेशन। अब हम फायर सेपरेशन सिस्टम की बात करें। आग का दमन करने वाला, आग को दमन करने, आग को बंद करने वाला सिस्टम।
आग दमन करने वाला सिस्टम, जो कि आग लगने पर एक ऐसा पाइपलाइन द्वारा आग बुझाने वाले पदार्थ का आग के ऊपर स्प्रे या छिड़काव किया जाता है, जिसके माध्यम से आग का दम घुटकर या ठंडा करके आग बुझा दिया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। अब ये देख रहे हो, ये फायर सप्रेशन सिस्टम है। गैस बेस्ड सिस्टम, जो गैस द्वारा आग को बुझाया जाता है, वो पाइपलाइन द्वारा होता है, ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों। गैस आधारित सिस्टम, जो अग्निशमन मीडिया के रूप में गैस के आधारित एजेंट जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आग बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड का मतलब कोई भी आग बुझाने वाला इक्विपमेंट है उसका एक इंडियन स्टैंडर्ड बना है। हर एक चीज़ का इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, IS नंबर अलग अलग होता है, उसका नियम कानून सब कुछ लिखा होता है दोस्तों। तो गैस बेस्ड सिस्टम, गैस आधारित जो सिस्टम है जो आग बुझाने के लिए पाइपलाइन सिस्टम से जुड़ा रहता है, उसको गैस बेस्ड बोलते हैं। दूसरा होता है वाटर बेस्ड सिस्टम। इसमें कौन कौन सा सिस्टम होता है दोस्तों? वाटर आधारित सिस्टम मुख्य रूप से आग बुझाने के लिए, जैसे मतलब हाइड्रेंट सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर स्प्रे सिस्टम, फोम सिस्टम और पानी का धुंध सिस्टम मतलब वाटर मिस्ट सिस्टम, ये सब सिस्टम फायर सप्रेशन का मतलब गैस बेस्ड और वाटर बेस्ड सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। मतलब फायर सप्रेशन एक पहला हो गया गैस बेस्ड, जिसमें मैंने बताया था, और दूसरा वाटर बेस्ड। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। फ्लोर एरिया रेशियो। फ्लोर एरिया रेशियो के हम बारे में बात कर रहे हैं। फ्लोर एरिया रेशियो मतलब दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे कि फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है कि प्लॉट जो होता है, जैसे हर एक बिल्डिंग का एक नियम कानून होता है कि कौन सा बिल्डिंग कितना ऊंचाई पे होगा, तो उसके आसपास का क्षेत्र कितना एरिया में होना चाहिए, ग्रीन एरिया कितना होना चाहिए, मतलब प्लॉट एरिया, साइट एरिया। नहीं कि कोई गली में बिल्डिंग बन जाए, कंजस्टेड हो जाए, बीच में कोई स्पेस ही ना रहे, एक बिल्डिंग में आग लगा, वो पता चला हर एक बिल्डिंग में आग लगता गया। तो वो डिपेंड करता है बिल्डिंग किस पर्पज़ से बनाया जा रहा है, कौन सी क्लास में बिल्डिंग आती है, सारा कुछ ध्यान देना है। तो यहाँ पर फ्लोर एरिया रेशियो ध्यान से देखिए, पिक्चर में फोटो में दिख रहा है। फ्लोर एरिया रेशियो का मतलब है टोटल प्लाट में कितने % भाग में बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया, प्लिंथ मतलब जो पिलर जो नीचे से होता है दोस्तों, जो चारों तरफ बिल्डिंग के नीचे जो बेस होता है उसको प्लिंथ बोलते हैं, और कितने फ्लोर का बिल्डिंग है, और सभी फ्लोर का टोटल एरिया कितना % है। आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, इसमें देखो FAR यहाँ पर लिखा है। FAR मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है दोस्तों। FSI का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। BCR का मतलब होता है बिल्डिंग कवरेज एरिया। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है बिल्डिंग कवरेज एरिया कितने एरिया में कवर्ड है, और फ्लोर एरिया रेशियो। अब यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग कॉलम है, इसमें देख रहे हो 0.25 में ये जो बना है 100% में से यहाँ पे 25% है, 25% बिल्डिंग बना है, इधर से भी 25% है, मतलब इसका BRC है 25%, इधर से FAR है 0.25 मतलब 25% ये जो है बना है। यहाँ 2 फ्लोर बन गया दोस्तों, ये 50% हो गया। ये इधर जो 25% एरिया जगह में बना है लेकिन 2 फ्लोर बन गया। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब प्लॉट एरिया कितना हो गया 50। मतलब ये डिपेंड करता है कौन सी क्लास में बिल्डिंग है, किस पर्पज़ के लिए बिल्डिंग है, उस हिसाब से इस नियम के हिसाब से लागू होता है। अब यहाँ देख रहे हो दोस्तों 4 फ्लोर बन गया तो 100% हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 25% एरिया में ही बना है। यहाँ पे 6 फ्लोर बन गया तो 150% हो गया। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 8 फ्लोर हो गया, 2% हो गया। तो ये क्या होता है कि 25% एरिया में बना है लेकिन 8 फ्लोर बन गया, इसलिए 200% हो गया। अब यहाँ देख रहा हूँ ये BCR जो है 50% की हम बात कर रहे हैं, इसमें 25% पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। 50% मतलब 1 फ्लोर बनेगा। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं कितने एरिया में कवरेड एरिया बिल्डिंग है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो 25% हम 50% की बात कर रहे हैं। जब यहाँ नीचे 50% आ गया बिल्डिंग, मतलब प्लॉट के एरिया में 50% जब बिल्डिंग बनेगा तो पॉसिबल ही नहीं है, 25% कैसे होगा। तो इसका मतलब पूरा ही आधे में बनेगा, तब 50% हो गया, 1 फ्लोर बनेगा तो 2 फ्लोर बन गया,
तो आपका 100% हो गया, 3 फ्लोर बन गया तो 150% हो गया, और 4 फ्लोर हो गया तो 200% हो गया। वैसे ही नीचे देखेंगे 100% मतलब भाई 100% मतलब पूरा कवर एरिया होगा तभी 100% माना जाएगा। तो ये पूरा बिल्डिंग बन गया, अगल बगल एरिया जरा भी नहीं छूटा है, प्लॉट एरिया। अब 1.5 फ्लोर बन गया तो 150% हो गया, 2 फ्लोर बन गया तो 200% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फायर एग्जिट हार्डवेयर। हार्डवेयर का क्या मतलब है दोस्तों? फायर एग्जिट हार्डवेयर इमरजेंसी निकास यात्रा की दिशा में जहां पर बल लगाकर दरवाज़ा खोलना पड़ता है, जिसमें पैनिक दबाकर खोलना पड़ता है, उसको फायर एग्जिट हार्डवेयर बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रहे दोस्तों। अगर कोई पूछ दे फायर एग्जिट हार्डवेयर मतलब, एक तो होता है फायर एग्जिट होता है आप उसमें कहीं कोई चीज़ हाथ वगैरह लगाए नहीं, बस देखे कि फायर एग्जिट आप दौड़ के चले गए। लेकिन अगर बीच में कोई दरवाज़ा है, कोई ऐसा चीज़ है तो फायर एग्जिट, लेकिन आपको हाथ से धक्का देना पड़ेगा, कोई पैनिक बार है उसको दबा करके खोलना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं फायर एग्जिट हार्डवेयर। मतलब आपको काम करना पड़ा भागने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हाई राइज बिल्डिंग क्या होता है? ये चीज़ बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हाई राइज बिल्डिंग क्या होता है? ठीक है, ध्यान रहे दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। हाई राइज बिल्डिंग मतलब 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई को हाई राइज बिल्डिंग बोलते हैं। मतलब जो 15 मीटर की बिल्डिंग है या फिर उससे अधिक ऊंचा जो भी बिल्डिंग है वो हाई राइज बिल्डिंग में आता है। ये चीज़ छोटा सा जवाब है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। हॉरिजेंटल एग्जिट क्या होता है दोस्तों? हॉरिजेंटल एग्जिट आपको पूछ दिया कोई बिल्डिंग के अंदर हॉरिजेंटल एग्जिट क्या होता है, तो हॉरिजेंटल एग्जिट जो फ्लोर पर सीधा एक ऐसा रास्ता जो आग और धुआं से सुरक्षित होता है और फायर कंपार्टमेंट के समान होता है, जिस दीवारें फायर रेजिस्टेंट 120 मिनट की रेटिंग की होती है। मतलब हॉरिजेंटल एग्जिट, मान लीजिए आपका कोई फैक्ट्री बहुत लंबा चौड़ा बहुत क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, मतलब बिल्डिंग कवर एरिया बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है दोस्तों उसमें क्या है, जो सीधा रास्ता जो एग्जिट होता है, मान लीजिए 4 फ्लोर पे हैं आप, चौथे फ्लोर पे हैं, लेकिन फायर एग्जिट जो है कहीं दूर है, तो बीच में जैसे आप मान लीजिए हम इस रूम में हम अंदर बैठे हैं, बाहर दरवाज़ा खोलेंगे तो हॉरिजेंटल मतलब वो एग्जिट नहीं है, मेन स्टेयरकेस वाला नहीं है। हॉरिजेंटल एग्जिट मतलब हम उससे सीधा कॉरिडोर के माध्यम से हम बाहर चले जाएंगे या फिर स्टेयरकेस में पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उस एग्जिट को मतलब उसकी जो कॉरिडोर है उसकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि इस रूम में आग लग गया, हमारे बगल वाले रूम में आग लग गया, तो उसका जो धुआं है या तापमान है उस कॉरिडोर में नहीं जाएगा। वो फायर रेटेड मटेरियल का बना होता है। 2 घंटे तक आग धुआं उस एरिया में नहीं जाएगा। उसमें सारा फायर एग्जिट का नियम कानून लागू होता है, उसमें साइनेज लगा होगा, उसमें उस रास्ते में इमरजेंसी लाइट होगी, सब कुछ होगा। तो मतलब हमें दरवाज़ा खोलना है, उस रास्ते में चले गए और वो रास्ता सीधा मेन स्टेयरकेस में या बाहर निकल गया दोस्तों, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एग्जिट। ठीक है दोस्तों, लिफ्ट लॉबी क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, लिफ्ट लॉबी भवन के अंदर एक ऐसा स्थान जहां पर लिफ्ट कार में प्रवेश करने के लिए इंतजार करने या लिफ्ट कार में से बाहर निकलते समय, बिल्डिंग के अंदर आपको 10वें फ्लोर पे जाना है, 9वें फ्लोर पे जाना है, तो आप जो लिफ्ट का इंतज़ार करते हो ना कि लिफ्ट आएगी तो हम जाएंगे, तो जहाँ पे आप खड़ा रहते हैं उस एरिया के देखेंगे बाहर कई लिफ्ट होते हैं, लेकिन जो जगह होता है जहाँ पे आप खड़ा रहते हैं उस एरिया को बोलते हैं लिफ्ट लॉबी। लिफ्ट लॉबी में भी सारा ये फायर शाफ्ट वाला नियम कानून, फायर शाफ्ट के अंदर ही लिफ्ट लॉबी आता है दोस्तों, ध्यान रहे आपको। प्रेशराइजेशन सिस्टम क्या होता है? प्रेशराइजेशन जैसे फायर शाफ्ट के अंदर प्रेशराइजेशन सिस्टम मतलब प्रेशराइज करके रखना, मतलब उसका प्रेशर पॉजिटिव करके रखना। ठीक है दोस्तों, बिल्डिंग के अंदर आग लगने पर प्रेशराइजेशन फैन द्वारा भवन के अंदर एग्जिट रूट, लिफ्ट लॉबी, स्टेयरकेस, लिफ्ट शाफ्ट पॉजिटिव प्रेशर फ्रेश एयर द्वारा किया जाता है, ताकि उस एरिया में फ्लोर पर लगा आग और धुआं प्रेशराइज एरिया में ना जाए। जैसे दोस्तों बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि फायर शाफ्ट जिसका बताया था, लिफ्ट, स्टेयरकेस सब कुछ होता है, वो फायर प्रूफ एक कंपार्टमेंट होता है शाफ्ट के रूप में। ठीक है दोस्तों, शाफ्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक। अब इधर किसी भी फ्लोर पे आग लग गया
तो आप क्या करेंगे, फायर एग्जिट में भागेंगे, उस एरिया में भागेंगे, ठीक है। उस एरिया से फायर फाइटर भी आ रहे हैं आग बुझाने के लिए, तो फायर फाइटर आते हैं तो उस जहाँ पे फायर शाफ्ट होता है वहाँ तक फायर फाइटर भी सेफ रहना चाहते हैं, उनको आने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं वो तो जाएंगे उस शाफ्ट के अंदर तो सेफ हो जाते हैं, फिर उस वहाँ से वो बाहर चले जाते हैं, ताकि उस फायर शाफ्ट का मतलब होता है उसके दीवारें आग से जले ना, धुआं वगैरह ना जाए। तो उसको दोस्तों पॉजिटिव प्रेशर के लिए प्रेशराइजेशन सिस्टम लगा होता है, जो टेरिस या छत पे एक ऐसा फैन लगा होता है, ऊपर से फैन चलेगा तो हवा क्या होता है, उस जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है, एग्जॉस्ट क्या होता है, वो किचन से धुआं को निकाल कर बाहर फेंकता है, तो वहाँ पर उल्टा होता है, मतलब बाहर का हवा उसके अंदर प्रेशराइज करता है। तो मान लीजिए हम इधर से भाग रहे हैं और दरवाज़ा खोलें तो आगे का प्रेशर पॉजिटिव है, क्योंकि फैन से उसको एरिया को। अब मैं आपको बता दूँ, फायर अलार्म से कनेक्ट होता है ऑटोमेटिक, जैसे फायर अलार्म आया, आग लगा, ऑटोमेटिक फैन चलने लगा, वो एरिया प्रेशराइज हो गया। दरवाज़ा खोले तो मुझे हवा लगेगा, फ्रेश हवा, हम इधर से धुआं से जा रहे हैं, दम घुट रहा है, जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे फ्रेश हवा लगेगा और हम बाहर, दरवाज़ा से बाहर चले गए, हम राहत की सांस लेंगे, मतलब वो एरिया सेफ है, ना आग ना धुआं ना गर्मी उस एरिया में नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए प्रेशराइजेशन सिस्टम है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, रैंप। रैंप क्या होता है, रैंप के रूप में झुका हुआ समतल, झुका हुआ समतल, जिसको है मतलब 120 से अधिक या उससे बराबर है 5%। इसका मतलब दोस्तों एक नियम है, रैंप का झुकाव कितना होना चाहिए, तो दोस्तों झुकाव मतलब 5% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मतलब मान के चलिए 1 मीटर हाइट से अगर वो झुकता है रैंप, तो अब ये हो गया 1 मीटर हाइट से झुकता है, तो इसका मतलब ये हो गया 5 मीटर पे ही आ गया, 5 मीटर पे आ गया, तो इसका मतलब हो गया 20%, ठीक है दोस्तों। अब वहाँ से झुकाव हो गया 10 मीटर पे, तो उसको कहेंगे 10%। और वहाँ से झुकाव आ गया 20 मीटर, मतलब कोई भी रैंप ऐसे आया उतरा 20 मीटर, उसको बोलेंगे 5%। तो कोई एक मंजिल से समझ लीजिए वो रैंप कितना चक्कर लगा के नीचे उतरेगा, तो उसको हम 5% कहेंगे, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन आप कर लेना। रिफ्यूज एरिया क्या होता है दोस्तों, रिफ्यूज एरिया एक प्रकार से भवन के अंदर आग लगने पर फंसे हुए व्यक्तियों के लिए शरण लेने वाला क्षेत्र है। जैसे कोई भी व्यक्ति फंस गया तो पता चला स्टेयरकेस में भी आग लग गई, कोई एरिया है जहाँ में भाग नहीं सका, तो एक बीच में रिफ्यूज एरिया होता है, शरण लेने के लिए वो एक क्षेत्र बना होता है। रिफ्यूज एरिया एक प्रकार से भवन के अंदर आग लगने पर फंसे हुए व्यक्तियों के लिए शरण लेने वाला क्षेत्र को कहा जाता है। उस क्षेत्र को ऐसा डिजाइन किया जाता है जहां से बाहर मदद वाला रेस्क्यू किया जा सके। उस क्षेत्र में आग और धुआं से सुरक्षा रहे, जिसके अंदर पानी पीने की व्यवस्था और फर्स्ट एड की व्यवस्था और फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होता है। दोस्तों क्या होता है, जैसे रिफ्यूज एरिया होता है, भवन ऊंची होती, तो रिफ्यूज क्या होता है, पहला जो रिफ्यूज एरिया होता है 24 मीटर पर होता है, उसके बाद हर एक 15 मीटर ऊपर जो बड़ी बिल्डिंग होती है, तो आप देखेंगे हाँ रिफ्यूज एरिया होता है। रेजिडेंशियल में तो हर एक फ्लोर पे बालकनी होता है, वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं होता। कुछ बिल्डिंगें ऐसे होती है जो बाहर से शीशे से पैक है, ठीक है दोस्तों, और 10 फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंग है, ज़्यादा फ्लोर की बिल्डिंग है, तो आप देखेंगे उसमें 24 मीटर के ऊपर एक बड़ा सा बरामदा टाइप का होगा, उसको रिफ्यूज एरिया, इस फोटो में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, आप उस एरिया, आप किसी भी फ्लोर पे उस फायर शाफ्ट से लगे हुए रिफ्यूज एरिया होता है, तो क्या होता है जब कभी आग लग जाती है, आपने देखा आपके रास्ते में ही आग लग गई, या फिर नीचे स्टेयरकेस से नीचे आप नहीं जा पाए, स्टेयरकेस टूट गया या बीच में कोई ब्लॉकेज आ गया, आप नहीं भाग पाए, तो आपको क्या करना है, रिफ्यूज एरिया में आ जाना है। रिफ्यूज एरिया क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा नियम कानून होता है
के हिसाब से बना होता है, नियम कानून के हिसाब से, कि रिफ्यूज एरिया में भी आ गए आप तो फ्लोर के अंदर आग लग गया तो रिफ्यूज एरिया में वही फायर डोर लगा होता है जो 2 घंटे तक जलेगा नहीं। उसके बाद आप इस एरिया में आ गए तो उसका दीवार वगैरह सब कुछ ऐसे रहता है कि बिल्डिंग के अंदर आग लग गई है लेकिन 2 घंटे तक आप सेफ हो, 2 घंटे तक। उसके बाद बाहरी मदद से, मतलब बिल्डिंग के बाहर से कोई सीढ़ी द्वारा, कोई हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म द्वारा आपको बचा लिया जाएगा, आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते, वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था होता है, वहाँ पर फर्स्ट एड की भी व्यवस्था होता है, होना चाहिए, ऐसा नियम कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ट्रैवल डिस्टेंस किसको बोलते हैं? ट्रैवल डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस भवन के अंदर किसी भी स्थान से फायर एग्जिट तक पहुँचने वाले मार्ग को नापा जाता है। ट्रैवल डिस्टेंस फायर एग्जिट के जो उसको मार्ग को नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आप इस पिक्चर में देख लीजिए, ट्रैवल डिस्टेंस, ये इमरजेंसी स्टेयरकेस है और ये इमरजेंसी स्टेयरकेस है। ठीक है, और आप यहाँ पे हैं, यहाँ से आप भाग रहे हैं मान लीजिए, तो आप जहाँ जो बिल्डिंग का कोना से लेकर फायर एग्जिट तक जो जगह दूरी है उसको ट्रैवल डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ उस पिक्चर में देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों फायर टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।